तो गाइस मार्को मूवी आप लोगों ने तो देख लिया होगा, अब तक बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। पूरा तोड़म ताड़ फाड़म फाड़ इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है बॉक्स ऑफिस पर। तो देखो, जब भी कोई मूवी रिलीज होती है ना, तो उसमें कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स है जो हमें मूवी देखने के टाइम पे पता नहीं चलती। लेकिन कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जिनका काम ही होता है हिडन डिटेल्स निकालना। तो अगर आपने मार्को मूवी देखा है तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ ऐसे हिडन डिटेल्स जो शायद आपने नोटिस नहीं किए होंगे। तो आज हम उसी के रिलेटेड एक वीडियो देखने वाले हैं सिनेपुल यूट्यूब चैनल से, जो कि बंदे ने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है डिटेल हिडन डिटेल्स वीडियो मार्को मूवी को लेकर। तो अगर आपने मार्को मूवी देखा है तो आज का वीडियो भी आपको देखने में ज्यादा मजा आएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मूवीज के रिलेटेड ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। एक्शन को देखते हुए इस फिल्म की बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है। जैसे कि क्या तुमने Obvious सी ये बात है। नोटिस किया कि विक्टर की गर्लफ्रेंड के पास मरने से पहले विक्टर ने मार्को को देने के लिए क्या दिया था। इस फिल्म के सभी कैरेक्टर साइको है, जो कि आग के बदले आग लेना जानते हैं, लेकिन एक ऐसा भी कैरेक्टर है जो जीनियस है और हर प्रॉब्लम को दिमाग से सॉल्व करता है। वही पे सोचने वाली बात ये भी है कि विक्टर को रसल के ड्रग्स के बिजनेस के बारे में आखिर कैसे पता चला। और मार्को के बारे में एक खास बात मैंने नोटिस की है जो शायद तुमने मिस कर दी होगी। तो भाई लोग चलो हिडन डिटेल्स का एक और एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तुम्हें मूवी की Let's शुरुआत का एक watch. सीन याद होगा जहाँ पे जॉनी नाम का एक गुंडा जॉर्ज को फोन करके बोलता है कि मैंने तुम्हारे भाई को कुत्ते के पिंजरे में रखा है। लेकिन जब जॉनी अंदर आके देखता है तो मार्को गाड़ी में होता है और नीचे जमीन पे जॉन के कुछ लोग कटे पड़े होते हैं। तो क्या मार्को कुत्तों से डर के गाड़ी में छुपने गया था? जवाब है नहीं। दरअसल यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा होगा कि पिंजरे से बाहर आकर जब मार्को ने इन गुंडों को धोना स्टार्ट किया होगा तो उनमें से किसी ने मार्को से बचने के लिए कुत्तों को पिंजरे से आजाद किया होगा। और क्योंकि मार्को डॉग्स लवर है तो वो उन्हें मारने की बजाय गाड़ी में जाके छुप गया। लेकिन कुत्तों की बदनसीबी ये थी कि वो गाड़ी में भी घुस गए, तो फिर उसे उन्हें मारना ही पड़ा। डिटेल नंबर 2, रसल को विक्टर सिर्फ उसके परफ्यूम से ही इसीलिए पहचान जाता है क्योंकि वो खुद उन परफ्यूम्स को बनाता है, तो उसे हर सेंट का स्मेल अच्छे से याद होगा। लेकिन डिटेल ये नहीं है, ये तो शायद तुमने भी नोटिस किया होगा। लेकिन क्या तुमने ये नोटिस किया कि विक्टर को ये कैसे पता चला कि रसल ड्रग्स का बिजनेस करता है? दरअसल ये उसे उसके दोस्त वसीम ने मरने से पहले बताया होगा। और वसीम के भाई तारिक ने वसीम का कत्ल भी गोल्ड के बिजनेस के लिए नहीं किया, बल्कि ड्रग्स के बिजनेस की वजह से ही करवाया था, क्योंकि वसीम ड्रग्स के बिजनेस के खिलाफ था। नंबर 3, जॉर्ज विक्टर के मौत पे इस सीन में हमारी फैमिली बिजनेस में ये दूसरी बार हुआ है ऐसा बोलता है। वो एक्चुअली में अपने पिता की बात कर रहा होता है जो उससे पहले बिजनेस संभालते थे, और शायद विक्टर की तरह उनका भी किसी ने कत्ल किया था, जिसके बाद जॉर्ज ने कत्लेआम शुरू किया था। इसीलिए वो अपने फैमिली के हर मेंबर से हमेशा कहता रहता है कि मेरे रास्ते में मत चलो। और इससे ये पता चलता है कि पास्ट में जॉर्ज ने मार्को या फिर इन सभी कैरेक्टर से ज्यादा खून खराबा किया होगा, इसीलिए तो वो गोल्ड का सिंडिकेट चलाता है। नंबर 4, जब मार्को वसीम के भाई तारिक से मिलने जाता है तो तारिक के घर पे देखो विक्टर की छड़ी दिखाई देती है जो कि साइड में छुपा के रखी है। अब ये छड़ी जो है वो विक्टर को उठाते वक्त तारिक के घर के सामने ही छूट गई थी। डिटेल नंबर 5, ये फाइट रिंग वाला आदमी मार्को को वसीम के खोने का जो हुलिया बताता है, अगर तुम नोटिस करोगे तो वो रसल से बिल्कुल अपोजिट होता है। जहाँ पर रसल के बाल छोटे और ऊपर लगे हुए हैं, वो बताता है कि उस आदमी के एक साइड बाल बड़े हुए थे। रसल की दाढ़ी मूंछ है तो वो बताता है कि उसकी दाढ़ी मूंछ नहीं थी, और ये भी कहता है कि वो नॉर्थ का था। डिटेल नंबर 6, सारी फिल्म में एक ही जीनियस इंसान था, टोनी। शायद तुमने नोटिस ना किया हो, लेकिन उसने सब कुछ पहले ही प्रेडिक्ट किया था। वो टोनी ही था जिसकी वजह से रसल के बारे में मार्को और जॉर्ज को आधी फिल्म होने तक कुछ भी पता नहीं चला। उसने अपने मास्टर प्लान के हिसाब से रसल को इन्वेस्टिगेशन टीम का हेड बनाया था और मार्को के पास रखा, और मार्को के एविडेंस को ढूंढने से पहले ही हर बार वो उससे पहले जाकर सारे सबूत मिटाता चला गया, यानी कि दोनों भाइयों को उल्लू बना दिया। वही पर सोना चुराते वक्त भी उसने देवराज को आगे रखा। टोनी ने कस्टम ऑफिसर से डील करने के लिए भी देवराज को ही भेजा। वही पर देवराज को जॉर्ज को मारने के लिए भी टोनी ने ही बोला था, ताकि अगर कभी कुछ गलत हो जाए तो वो सारा इल्जाम उस पे डाल दे, और हुआ भी वही। लेकिन उसके जीनियस ब्रेन का असली पता हमें तब लगता है जब वो अपना एक बैकअप प्लान भी रेडी रखता है, यानी उसने इस बात को भी अनदेखा नहीं किया कि हो सकता है कि मार्को और जॉर्ज को विक्टर के असली खूनी यानी कि रसल का पता किसी न किसी तरीके से चल जाए। इसलिए उसने पहले ही विक्टर की गर्लफ्रेंड ईशा को बैकअप प्लान की तरह सेट करके रखा था। एवन
पर वो ये भी जानता था कि मार्को ईशा को ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा। और भाई लास्ट वाले सीन में अगर वो जिंदा होता तो मार्को को जिंदा छोड़ने की गलती कभी नहीं करता, जो कि सार जैसी ताकत और बैल का दिमाग वाले साइरस ने की थी। डिटेल नंबर 7, देवराज जब गाड़ी में जॉर्ज को मारने आता है तो उसके पास कोई हथियार नहीं दिखता, और ना सोचो हमारे साथ जॉर्ज भी ये समझ जाता कि देवराज उसे मारने आ रहा है। तो फिर सवाल ये है कि वो अचानक हथियार कहाँ से लाता है। अब इस फोटो में देवराज के हाथों को ध्यान से देखो, उसने आधी मुट्ठी बांधी हुई है, उसी में उसने वो चाकू छुपा के रखा था जिसके जरिए उसने जॉर्ज को मारा। नंबर 8, क्या तुमने ये नोटिस किया है कि मार्को की हर चीज उसके लिए स्पेसिफिकली बनाई गई थी, और इसीलिए जब उसकी सिगरेट विक्टर पीता है तो उसे हजम नहीं होती क्योंकि वो आम सिगरेट से अलग होती है। और उसकी पहला सीन भी तुम नोटिस कर सकते हो जहाँ पर सेम विक्टर उसकी सिगरेट पीता है और उस समय पर उसे कुछ नहीं होता। और इन दोनों सीन में तुम उन दोनों सिगरेट के कलर और साइज को भी देख सकते हो, जिससे ये पता चलता है कि ये दोनों सिगरेट अलग अलग हैं। और इस दूसरी वाली सिगरेट को मार्को ने खुद अपने हिसाब से बनवाया है। वैसे लास्ट में वो जो परफ्यूम मारता है उस पे भी मार्को लिखा होता है, लेकिन ये जो परफ्यूम होता है उसे इस सीन में ईशा उसे देती है और कहती है कि विक्टर ने दिया था। और अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि इस डब्बे में परफ्यूम ही है, ये मुझे कैसे पता। तो देखो बड़ी ही सिंपल बात है कि विक्टर परफ्यूम ही बनाता था, और अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो इस डब्बे के ऊपर मार्को लिखा है, सेम वैसे ही उस परफ्यूम पर भी मार्को लिखा हुआ है। और इस परफ्यूम का और इस डब्बे का कलर भी सेम है। और यही वो रीजन था कि लास्ट फाइट से ठीक पहले मार्को नहाने के बाद उस सेंट को लगाता है, क्योंकि वो विक्टर का बदला लेने जा रहा था। डिटेल नंबर 10, मार्को मूवी देखते वक्त मैंने बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात नोटिस की। फिल्म में जो बड़े कैरेक्टर है जैसे कि जॉर्ज, रसल, साइरस या फिर अपना मार्को, इन सबको एकदम रूथलेस दिखाया गया है। आई नो कि तुम बोलोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये पूरी फिल्म ही रूथलेस है, लेकिन इसमें बड़ी बात ये है कि इनके चेहरे पर ज्यादा एक्सप्रेशन दिखते ही नहीं है। अगर तुम्हें एग्जाम्पल दूं तो अपने भाई के मरने पर इन दोनों को तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन रोना तो दूर की बात है। जॉर्ज और मार्को के आंखों से एक आंसू तक नहीं टपकता। वहीं पर मार्को के सामने उसके दोस्त का हाथ काटा जाता है पर उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होते। वहीं पे साइरस भी अपने बाप के मौत पे ऐसे ही रिएक्ट करता है। और ये चीज यूनिक इसलिए है क्योंकि अगर तुम इंडियन सिनेमा की ऐसी ही बाकी फिल्में देखोगे तो वहाँ पर तुम्हें एक्सप्रेशन दिखते हैं, जैसे कि एनिमल में जब रणविजय अपने दुश्मन का गला काट रहा होता है तब वो खुद रोता है और काटने से पहले उसे पूछता भी है, क्योंकि वो उसका सौतेला भाई होता है। लेकिन यहाँ पर भाई अब आपके मरने पर इनके एक्सप्रेशन बदलती ही नहीं है। ये चीजें आमतौर पर जॉन विक जैसी फिल्मों में दिखाई देती है, जहाँ पर लोग सैड तो फील करते हैं लेकिन अंदर से अपना जॉन विक भी अपने इमोशन अपने फेस से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और ये चीज परफेक्टली मेल खाती है उन मर जाति पे जो अपने इमोशंस एक्सप्रेशंस के थ्रू दिखा नहीं पाते। हालांकि उन्हें बाकी लोगों से ज्यादा दर्द होता है लेकिन वो रो नहीं सकते, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। डिटेल नंबर 11, मेन विलन को लेकर एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने साइरस को मार्को से फिजिकली स्ट्रॉन्ग दिखाया है, और ऐसा हर फाइट में नोटिस हो जाता है। जब भी ये लोग हैंड टू हैंड फाइट कर रहे होते हैं मार्को साइरस का फिजिकली मुकाबला नहीं कर पाता, जैसे कि इस सीन में साइरस इजीली मार्को के उसे रोकने के बाद भी उसके सीने में इजीली चाकू मार देता है। लेकिन वहीं पे अगले फाइट सीक्वेंस में मार्को को साइरस के सीने में उसी तरह से चाकू मारने के लिए स्पीड से आकर मारना पड़ता है। यानी कि सिंपली समझाओ तो मार्को साइरस के पावर का सामना नहीं कर पाता, इसीलिए वो उसे ओवर पावर करने के लिए स्पीड का यूज करता है। और यही सेम चीज साइरस के मरते वक्त भी पता चलती है, क्योंकि मार्को उसे फिजिकली हरा के नहीं मारता बल्कि एक झटके में उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। एंड दैट इज अमेजिंग। अब ये क्यों अमेजिंग है? क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें इस फिल्म को केजीएफ और पुष्पा की कैटेगरी से अलग करके एनिमल और किल जैसी फिल्मों में ऐड करती है। चलो मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। पुष्पा और केजीएफ जैसी मासी फिल्मों में ज्यादातर एंटागोनिस्ट को इतना पावरफुल दिखाया जाता है कि उसके सामने कोई दूसरा कैरेक्टर टिक ही नहीं पाता। वहीं पे वो बिना किसी खरोच के सैकड़ों गुंडों को बॉलीवुड का तो यार क्या है बोलूं मैं। और इसलिए इन्हें मासी फिल्में कहा जाता है जो बस बिना लॉजिक के फैन सर्विस करती है। अब यही हीरो के पावर वाली चीज तुम्हें एनिमल, किल और मार्को में भी दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो ऑडियंस को ये बताता है कि अपना हीरो भी कोई ही मैन नहीं है बल्कि इंसान ही है, और उसे भी दर्द होता है, उसे भी हराया जा सकता है। जैसा कि किल में हीरो ट्रेंड कमांडो होकर भी अपने लव को बचा नहीं पाता, रणविजय की तो पूरी बॉडी ही डैमेज हो जाती है। और सेम मार्को भी साइरस से अपनी फैमिली को बचा नहीं पाता। साइरस उसके सामने उसकी सारी फैमिली को एक एक करके ब्रूटली मारता है। तो हाँ, यही वो चीजें हैं जो कैरेक्टर्स को बिलीवेबल बनाती है।
और अब क्योंकि फिल्मों में वैल्यूएबल चीजों की बात चली है तो मार्को मूवी के फाइट की बात कर ही लेते हैं, क्योंकि भले ही मूवी देखते वक्त तुम्हारा ध्यान फाइट सीन कितने ब्रूटल है इसी पे होगा, लेकिन ये किसी ने नोटिस आधा नहीं देखने भी किया नहीं मिलेगा होगा सर। कि ये सभी फाइट सीन ऑथेंटिक अप्रोच के साथ बनाए गए थे और इसे ध्यान से देखने पर इसकी कमाल की कोरियोग्राफी नजर आती है। जैसे कि मार्को की एंट्री सीन में जब वो कुत्तों को मारता है तो उसे भी उन्होंने चारों तरफ से काटा होता है। अब जरा तुम इमेजिन करो कि इसकी जगह अपने पुष्पा भाऊ होते तो अगर उसके हाथ पैर बंधे भी होते ना तो भी मजाल किसी कुत्ते की कि अपने पुष्पा भाऊ के शरीर पे दांत भी लगा सके। खैर पुष्पा पार्ट 1 जैसा हाथ बांध के मार्को में भी एक सीन है, उसे भी देखो कितनी अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया है। यहाँ पे मारते मारते मार्को को भी एक लात पड़ती है और वो दूर गिरता है। उसकी रस्सी काटने के लिए उसे 2 बार ट्राई करना पड़ता है। वही पे इस रिंग फाइट वाले सीन में भी वो पूरी गैंग से नहीं लड़ता बल्कि उन्हें ऊपर आने से पहले ही रोक देता है। और ये फाइट सीन जो मेरा फेवरेट है, अब देखो यार मैं तारीफों के चक्कर में झूठ नहीं बोलूंगा, इस फाइट सीन में जो ब्लड उड़ता है वो पूरा गेम की वाइब देता है, यानी कि वो नजर आ जाता है कि यहाँ पे वीएफएक्स हुआ है। बट इस फाइट सीन को जॉन विक की तरह कोरियोग्राफ किया गया है, जहाँ मार्को पिटते पिटाते गिरते गिरते ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब लास्ट में भी वो साइरस की पूरी सेना से नहीं लड़ता बल्कि पहले उन्हें पार करके ऊपर जाता है और फिर उनमें से कुछ गुंडे जब ऊपर आते हैं तो उन्हें मारता है। और यही फर्क एक मासी फिल्म में क्लास लाता है। यही वो चीज है जो तुम्हें सिंघम अगेन की जगह किल जैसी फिल्मों को पसंद करने को मजबूर करती है। इनमें भी जो दिखता है शायद रियल लाइफ में पॉसिबल ना हो, लेकिन इन फाइट सीक्वेंसेस को इतने अच्छे से कोरियोग्राफ किया जाता है, इतने अच्छे से बनाया जाता है कि देखने वालों को इन पे यकीन होने लगता है। खैर मार्को अभी तक थिएटर में ही खून खराबा कर रही है, जब ये ओटीटी पे आ जाएगी तो इस पे और विस्तार में वार्तालाप होगा। तो मार्को मूवी का ये जो भी हिडन डिटेल्स इस वीडियो में देखने को मिला, क्या वो आपको रियलिटी में पता था जब मूवी देखने गए थे? चाहे वो 1 बार था, 2 बार था, तीसरी बार था। मेरे को, मैं जब 3 बार मूवी को देखने गया था तो 2 बार तो मैंने ढंग से देखा नहीं, लेकिन तीसरी बार मैंने एकदम हिम्मत रख के, कॉन्फिडेंट रख के अपने साथ में 4-5 लोग को लेके गया, तब जाके मैंने पूरा मूवी देखा। उनका टिकट का पैसा भी मैंने दिया था क्योंकि मेरे को मार्को मूवी देखना था, तो मजबूरी में मेरे साथ मुझे 4 दोस्त लोग को लेके जाना पड़ा ताकि मेरे में हिम्मत है उस मूवी को देखने के लिए। उस वक्त मैंने ये जो इसमें से 2-3 हिडन डिटेल्स थे, जो एक वो वीएफएक्स जहाँ पे खून उड़ता है फाइट सीक्वेंस में, और डॉग वाला सीन, उसमें कुछ हिडन डिटेल्स नोटिस किया था। तो लेकिन उसमें और भी डिटेल्स थे जो आपको इस वीडियो में पता चला होगा डेफिनेटली। तो दैट्स इट। तो मार्को मूवी आप लोगों ने देखा है तो कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को मूवी कैसा लगा, और ये जो भी हिडन डिटेल्स हमने देखा है क्या ये आपको पता था? इनमें से कितने डिटेल्स आपको पता था, कितने से आपको नहीं पता है, वो भी कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको मार्को मूवी का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लिस्ट में जाके आप और भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको मूवीज के रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आपको ऐसे और वीडियोस देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे। सो तब तक के लिए